हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक, दैट इज लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या स्टडी करना है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक क्या है। ये होगा हमारा सेकंड टॉपिक। देन हम चलेंगे थर्ड टॉपिक की ओर, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तीन टॉपिक हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर हम इसको पूरी सीक्वेंस में स्टडी करते हैं तो ये टॉपिक स्टडी करना, आगे समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास या तो मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं या नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स का क्या मतलब है? वो मेंबर्स जो मैनेजमेंट के अंदर रहकर काम करते हैं, जो कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं या लोगों को मैनेज करते हैं। तो मैनेजरियल मेंबर्स में कौन कौन आएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीनों के तीनों जो लेवल हैं, ये किस में आते हैं? मैनेजरियल मेंबर्स में काउंट होते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स में कौन कौन आते हैं? ये तीन लेवल्स, और इनके अंदर काम करने वाले लोग कौन? ये लगा लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर या सुपरवाइजर्स और फोरमैन। तो ये जो एरिया मैं यहां तक का कवर कर रहा हूं, इसको हम कह सकते हैं मैनेजरियल मेंबर्स। वो मेंबर्स जो मैनेजमेंट में काम करते हैं, जो कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं या लोगों को मैनेज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कौन से हुए? जो मैनेजमेंट के बाहर काम करते हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म एरिया पर काम करने वाले लोग। ये वो एरिया है जहां पर वर्कर्स काम करते हैं। कौन? वर्कर्स, एम्प्लॉइज। इनको कुछ भी मैनेज नहीं करना होता, इनको बस काम करना होता है जो ऊपर से इनको करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम मेंबर्स के बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजमेंट के अंदर काम करने वाले लोग और मैनेजमेंट से बाहर काम करने वाले लोग। वर्कर्स जहां काम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक कवर हुआ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हमने देखा कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं मेंबर्स के बेस पर, मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। अब मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ये थ्री पार्ट्स में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें हम इन तीन पार्ट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसके अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं, फिर इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या क्या हैंडल करते हैं, क्या क्या डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं टॉप लेवल मैनेजमेंट की ओर। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वन भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, या कुछ लोगों की कमेटी भी हो सकती है। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको हमारी बुक के अकॉर्डिंग बोला गया है कि हम उसको मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटीज होती हैं। अल्टीमेटली ये कंपनी के शेयर होल्डर्स या कंपनी के ओनर्स के प्रति ओवरऑल 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके लिए काम करती है? कंपनी के मालिकों के लिए, कंपनी के ओनर्स के लिए। कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके प्रति इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो 100% होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ये मैंने सारे नेम्स आपको बता दिए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। ये ओवरऑल इनके पास फुल अथॉरिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप देख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो हमको स्टडी करने को मिलता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना,
टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी का मान लो इस साल क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा क्या टारगेट होगा। मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमने अब की बार अपनी सेल को 1000 करोड़ क्रॉस करके लेके जाना है, तो इन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया है। इनका ये पहला फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं। सेकंड फंक्शन इन लोगों का क्या होता है, ये पॉलिसीज बनाते हैं। किससे रिलेटेड, जो हमने टारगेट फिक्स किया सेल का 1000 करोड़ क्रॉस लेके जाना है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये लोग क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने पॉलिसी बना दी कि भाई अब की बार हम लोग जो सेल करेंगे वो सिर्फ कैश सेल ही करने वाले हैं, किसी को भी हमें क्रेडिट मतलब उधार नहीं देनी। तो ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं। किससे रिलेटेड, जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उससे रिलेटेड क्या, पॉलिसीज भी बनाते हैं। थर्ड इनका फंक्शन है, ये एक्टिविटीज भी डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज भी करनी होती है। तो एक्टिविटी सेल हो सकती है, परचेज हो सकती है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट को लेकर हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर हो सकती है, प्रोडक्शन को लेकर हो सकती है, रिसर्च को लेकर हो सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं कि हमने मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज भी करनी है। एक्टिविटीज डिसाइड करने का काम भी किनका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन क्या है, फोर्थ फंक्शन के अंदर ये लोग रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करते हैं। कैपिटल कहां से आएगी, मशीन कहां से लेकर आएंगे, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, फिक्स्ड एसेट्स कितनी होंगी, ये सारा डिसाइड करते हैं। क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये लोग ऑब्जेक्टिव जो इनका टारगेट है वो लोग यही डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया, तो ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के साथ साथ इन्होंने पॉलिसीज बनाई, एक्टिविटीज भी डिसाइड कर ली, रिसोर्सेज को भी असेंबल करने का काम कर रहे हैं। फिर अब बात आती है पांचवा फंक्शन, टॉप लेवल मैनेजमेंट का पांचवा फंक्शन क्या है, वर्क परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना। मतलब जब काम चालू हो जाएगा ना, ये उसके ऊपर निगरानी भी रखते हैं, देख रेख भी करते हैं कि भाई जिसके अकॉर्डिंग हमने काम डिसाइड किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो टारगेट हमारा था उसको कंप्लीट करने के लिए हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जब काम चालू हो जाता है तो वो कंटिन्यू उसके ऊपर निगरानी बना के रखते हैं, देखते रहते हैं, बहुत ध्यान से एनालिसिस करते हैं हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन टॉप लेवल मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, बजट्स को अप्रूव करना। क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे, बजट बनाकर आएंगे, भाई हमको इतना खर्चा चाहिए, यहाँ पे इतने लोगों को हमें नौकरियां देनी है, तो ये क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। बजट बना के किसके पास लेके जाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इनके बनाए हुए बजट्स को बहुत ध्यान से देखता है, उसको अप्रूव भी करता है। अगर उनको लगता है कि ठीक है तो अप्रूव करने का काम भी करता है। तो बजट्स को अप्रूव करने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का टॉपिक हमने स्टडी कर लिया है, उसके हमने फंक्शंस भी देख लिए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ओर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों के बीच में रह के काम करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इसके साथ भी बना के रखनी होती है और टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ भी बना के रखनी होती है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करता होगा, इनकी पॉलिसीज के ऊपर काम करता होगा, इनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही काम करता होगा। और काम इंप्लीमेंट किससे कराता होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो ऊपर से गाइडेंस मिलती है, इंस्ट्रक्शंस मिलती है, वो इंस्ट्रक्शन वो गाइडेंस आगे किसका देता होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को देता होगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो काम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको काम करना होता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर, ये सारे के सारे कहां पर आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं। बोले तो जो पॉलिसीज इन्होंने डिसाइड की थी, इनको पता चल गई, अब ये आगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट का हेड है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, सेल्समैन को, मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, मान लो सेल्समैन को सेल्स की पॉलिसी बताएगा, भाई अब की बार कैश ही सेल करके आना है, किसी को उधार माल मत बेचियो। तो क्या करते हैं, ये पॉलिसीज को आगे एक्सप्लेन करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। मतलब ये अपने डिपार्टमेंट्स की आउटलाइन भी रेडी करते हैं इनका, क्योंकि ना यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो
डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंडर में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी आउटलाइन रेडी करता है और हर डिपार्टमेंट का खुद का भी एक टारगेट होता है। तो उस टारगेट की एक आउटलाइन रेडी करने का काम जो होता है ना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसके बाद है थर्ड थर्ड फंक्शन क्या है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम भी इसका होता है ना। तो हर डिपार्टमेंट ये देखता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट को लेकर आता है, फिर वहां पर एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी बताते होंगे कहीं ना कहीं, ये डिपार्टमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता होगा, इनसे पूछता होगा बताओ भाई कितने इंप्लॉइज चाहिए, तो ये क्या करता होगा, इंप्लॉइज को रिक्रूट करने का काम भी करता होगा डिपार्टमेंट में, ताकि काम चलता रहे। फिर इंस्ट्रक्शंस देना, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते होंगे और इंस्ट्रक्शंस नीचे फॉलो कराता होगा, भाई देखना इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है अपने को। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराने का काम करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, डिफरेंट डिफरेंट वे में ये लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, वर्कर्स से काम भी तो करवाना होता है। तो मोटिवेट करने का अलग से एक चैप्टर है अपने को आगे स्टडी करने को मिलेगा। तो मोटिवेशन का काम भी ये लोग करते हैं, बहुत ध्यान से ये काम करना होता है। फिर जो सिक्स्थ फंक्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, वो क्या है, क्रिएटिंग कोऑपरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट बना के रखना। क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, देखता है कि भाई हमारी फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में काफी सारे डिपार्टमेंट है। जैसे मैं काफी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, मैं 8 डिपार्टमेंट्स का नाम लेता हूं, पर्सनल, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑफिस, ये 8 डिपार्टमेंट। ये अगर 8 डिपार्टमेंट अगर अपनी मर्जी करने लग जाएं, मनमानी करने लग जाएं, तो आपको क्या लगता है कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना होता है, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। क्यों कोऑर्डिनेशन बना के रखना है? ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, हम उसको पूरा कर पाए। इसीलिए इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हमने अभी क्या स्टडी किया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन इन काम करते हैं और इनके क्या फंक्शंस हुए। अब हम बात करते हैं नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट की। इसको हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर होते हैं सुपरवाइजर्स या फोरमैन। सुपरवाइजर्स या फोरमैन डायरेक्टली किसके लिंक में होते हैं, वर्कर्स के लिंक में होते हैं। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि प्लेटफॉर्म एरिया पे कौन काम करता है, वर्कर्स या एम्प्लॉइज। तो डेफिनेटली ये वाला जो लेवल होता है ना, ये वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। बहुत ध्यान से काम कराना होता है, क्योंकि इंप्लॉइज बहुत सारे होते हैं। हर इंप्लॉय की खुद की इच्छाएं, काम करने का तरीका, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। इसलिए इस लेवल को बहुत ध्यान से काम करना होता है, इनसे बहुत ध्यान से इन लोगों से काम भी करवाना होता है। तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म एरिया, इन दोनों के बीच में काम करता है। यहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस आगे बताता है। इन लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम्स लेकर किनके पास जाता है, इनके पास जाता है कि भाई वर्कर्स की प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग वर्कर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करो। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वो है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, मतलब वर्कर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, है ना, उनकी छोटी छोटी बातों को देखना, कहां पे काम करते हो, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये बहुत ध्यान से काम करते हैं कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो सेकंड फंक्शन है वो है कि उनको वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, वेंटिलेशन, क्लीनिंगनेस, ये सारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा देना, ताकि उनको काम करने का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखता है, उनको पानी की, बिजली की कोई प्रॉब्लम ना हो, हवा लेने की जगह सही होनी चाहिए, जहां मशीनें चल रही हैं वहां ज्यादा गर्मी ना हो, पता चला कि इंप्लॉइज बीमार हो रहे हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। फिर वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। भाई वर्कर्स जिन मशीनों के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं वहां से करंट तो पैदा नहीं हो जाएगा, पता चला कि बारिश आ जाए और धरती में करंट पैदा हो गया। तो काफी सारी चीजें होती है जो वर्कर्स को सेफ्टी के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वर्कर्स की सेफ्टी का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करने वाला है। कैसे? क्योंकि ये जो पॉलिसीज बताएगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, इनसे भी वैसे ही काम कराना है, जो रिजल्ट आएगा डायरेक्टली इसको जवाब भी देना है। किसको जवाब देना है यहाँ पर? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प भी करता है। फिर इनवाइटिंग सजेशंस, कभी कभी वर्कर्स काम करते करते सजेशन भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं कि भाई काम ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो ये क्या करता है, वर्कर से सजेशंस को इनवाइट करता है। क्योंकि हमें हमेशा ये करना चाहिए, अगर आपके सामने कोई सजेशन लेकर आता है, एडवाइस लेकर आता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके सजेशन को सुन लेना चाहिए।
क्या पता उससे काम और अच्छे से हो जाए। हो सकता है कि वो सजेशन हम उसी टाइम अप्लाई ना कर पाए, पर सजेशन को रख लो, एक बारी क्या जा रहा है। पर कभी भी ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई सजेशन लेकर आया हम उसकी बात को काट कर भेज दें। हमको ऐसा नहीं करना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके सजेशंस को इनवाइट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई और भी अच्छे से काम का सजेशन आ जाए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। काफी अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना, ह्यूमन रिलेशन अच्छे से बना के रखना ताकि काम कंटिन्यू होता रहे, काम में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर इसके रिलेशन इनके साथ अच्छे नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, काम नहीं करेंगे, हड़ताल कर देंगे। तो ह्यूमन रिलेशंस अच्छे बना के रखना ये भी इनका एक फंक्शन होता है। तो हमने लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, इनमें कौन कौन आता है, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये भी देख लिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक। जब आप ये टॉपिक स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये रियलिटी में अपने आप में ही एक एक यूनिट है। बुक खोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लानिंग की अलग से यूनिट है, ऑर्गेनाइजिंग की भी, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। तो अगर आप अभी शॉर्टकट के अंदर इन सारे टॉपिक्स के मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये चैप्टर्स को स्टडी करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है, इस टॉपिक को हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह लो। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो हमें स्टडी करना होता है, जो हम अपनी लाइफ में भी करते हैं, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना, दैट इज प्लानिंग। घर से निकलते हैं तो उस निकलने से पहले भी हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग तो होती ही है कि कहां जाना है। एग्जाम देने जाना है तो भी प्लानिंग तो करते ही है कि ये काम करना है। स्कूल जाना है तब भी हम रास्ता तो डिसाइड करते ही हैं कि इस रास्ते से स्कूल जाना है। तो कुछ भी काम करने से पहले हम जो करते हैं दैट इज प्लानिंग। वो प्लानिंग चाहे अपने मन में करें, चाहे उसको कहीं पेपर पे लिख ले, दैट इज प्लानिंग। तो मैनेजमेंट सबसे पहले यही करती है, प्लानिंग करती है। चाहे उसको कहीं पर लिख लेती है, चाहे वो हमारे अपने मन में हम उस प्लानिंग को कर ले, दैट इज प्लानिंग। बट मैनेजमेंट प्लानिंग में ही पहले से ही डिसाइड कर लेती है कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कौन करेगा, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। तो ये सारी बातें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। तो प्लानिंग के अंदर ये सब डिसाइड हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि जब आप प्लानिंग के चैप्टर में जाओगे तो प्लानिंग की आपको प्रोसेस भी स्टडी करने को मिलेगी। वो प्रोसेस मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। प्लानिंग की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप हमको देखना होता है कि हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं। सेकेंड स्टेप के ऊपर हम लिमिट्स फिक्स करते हैं कि भाई हमको इसी लिमिट्स में रह के काम करना है। तो लिमिट्स भी हम डिसाइड कर लेते हैं। लिमिट डिसाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि काम को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऑल्टरनेट है। सारे ऑल्टरनेट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑल्टरनेट आइडेंटिफाई हो गया। फोर्थ स्टेप पे आकर हम क्या करते हैं, सारे ऑल्टरनेट्स को एवेल्युएट करते हैं भी कौन सा अल्टरनेट कितना अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सारे ऑल्टरनेट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, सबसे अच्छा जो ऑल्टरनेट है उसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो काम करने के 5 तरीके हैं, काम करने के 5 तरीके हैं। उन पांचों तरीकों को मैंने, पांचों मेथड को मैंने क्या किया, इवैल्यूएट किया। अब पांचों मेथड से तो मैं काम करने नहीं वाला, क्योंकि घर जाने के अगर 5 रास्ते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बारी में आप पांचों रास्तों से घर जाओगे। एक बार में आप एक ही रास्ते से घर जा सकते हो। इसीलिए इसी तरह से मैनेजमेंट में भी आपके पास काम करने के काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ही मेथड को सिलेक्ट करना है। तो आप अब क्या करोगे, एक ही ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करना, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करना, फिर फॉलो अप द एक्शन। मतलब आपको अपने काम की समीक्षा भी करनी है, देखना है जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ना। तो ये प्लानिंग की प्रोसेस होती है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, ये भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने प्लानिंग तो कर ली, मन में सब कुछ तो सोच लिया, अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। मैं एक बिजनेस की बात करता हूं। बिजनेस में हमने क्या किया, सारी प्लानिंग कर ली। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब की बार मुझे एक नई फैक्ट्री बनानी है, डिसाइड कर लिया। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि फैक्ट्री में कौन कौन से काम होंगे।
तो फैक्ट्री के अंदर जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा उसमें मान लो प्रोडक्शन का काम भी होगा, परचेज का काम भी होगा, मार्केटिंग का काम भी होगा, ऑफिस का काम भी होगा। तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री लगाने के लिए जो काम होंगे उन कामों को मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से काम मुझे करने होंगे। प्रोडक्शन होगी, परचेज होगी, मार्केटिंग होगी, ऑफिस होगी, फाइनेंस का भी काम होगा। तो ये काम को पूरा करने के लिए, इन कामों को पूरा करने के लिए अब मैं क्या बनाऊंगा, डिपार्टमेंट बनाऊंगा। प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑफिस के लिए ऑफिस डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, पूरे ऑब्जेक्टिव को मैंने डिसाइड किया। ऑब्जेक्टिव तो यहां पर डिसाइड हो चुका था। ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के बाद मैंने क्या किया, अलग अलग काम देख लिए, कौन कौन से काम है। काम को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिए। अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ना कोई तो काम करेगा, तो मैंने क्या किया, अभी ड्यूटीज फिक्स कर दी, किसकी क्या क्या ड्यूटी होगी, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ड्यूटीज फिक्स हो गई। अब मैं क्या करूंगा, रिपोर्टिंग सिस्टम भी फिक्स करूंगा। कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन बॉस होगा, कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा, ये सारी बातें भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग के अंदर तो क्या किया हमने, प्लानिंग तो सिर्फ एक मन का खेल है, हमने सिर्फ प्लानिंग की रिटन में या मन में, पर आगे भी तो काम करना है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अभी स्ट्रक्चर रेडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले काम को डिवाइड करना, काम को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट कौन कौन से बनेंगे, फिर उन लोगों की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, फिर किसके किसकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसको जवाब देगा। अगर काम पूरा ना हुआ तो कौन किसका जवाब देगा, कौन बॉस होगा, कौन सुपरवाइजर होगा, कौन किसके अंडर में काम करने वाला है। तो ये सारी बातें भी हम यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। यहां तक मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, हमारे पास अब तक काम करने के लिए लोग नहीं है, पीपल नहीं है, इंप्लॉइज नहीं है। यहां पर प्लानिंग की, यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी किया। अब हमको जरूरत है लोगों की, जो इंप्लॉइज कह सकते हो, जिनको आप वर्कर्स कह सकते हो। मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, वट। अब हमको स्टाफ रखना है। तो अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप की, और दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कितने लोगों की हमें जरूरत है। मैनेजमेंट में कौन काम करने के लिए चाहिए, है ना, नीचे काम करने के लिए कौन चाहिए, वर्कर्स कितने चाहिए। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे हमें कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर हमको कितनी रिक्वायर्ड है। मैन पावर का पता लगने के बाद हम ये देख लेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे करें, लोगों की भर्ती कैसे होगी। अब हम लोगों को बोलेंगे कि भाई हमारी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो, अखबार में निकलवा देंगे, न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे, टीवी पे निकलवा देंगे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, भाई हमारे कंपनी में नौकरियां हैं, आप नौकरियों के लिए अप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बोलेंगे, वो लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरवाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्म भेजेंगे, हम क्या करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, लोगों का सिलेक्शन करने वाले हैं। सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए भी काम करना पड़ेगा उनके लिए, है ना। तो प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सारे के सारे काम कहां पर आते हैं, स्टाफिंग के अंदर आते हैं। सो स्टाफिंग के अंदर मैन पावर कितनी है ये भी देखना है, रिक्रूटमेंट करानी है, सिलेक्शन कराना है, ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट कराना है, ओरिएंटेशन भी होगा। ये सारी बातें कहां पर आने वाली है, स्टाफिंग में आने वाली है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास काम करने के लिए लोग आ चुके हैं, वर्कर्स आ गए, बॉस आ गए, वट जो भी जिन लोगों को भी हमने लेना था आ गया, स्टाफिंग हो गई। इसके बाद हम क्या करना है, अभी डायरेक्टिंग करनी है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप काम करके राजी नहीं होता। अभी हमको क्या करना है, डायरेक्ट करना है उनको। आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम में जाते हो, एक टीचर ऐसा होता है जो टीचर क्लास में रहता है, और एक टीचर ऐसा होता है जो सबका बाप होता है, सबका हेड होता है। वो क्या करता है, सारे टीचरों के ऊपर निगरानी रखता है, बच्चों के ऊपर भी निगरानी रखता है, सुपरवाइजर कहते हैं जिसको हम। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमें सुपरवाइजिंग का काम भी करना होता है, सुपरविजन भी करनी होती है। तो डायरेक्ट मतलब लोगों को डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन बोले तो डायरेक्टिंग नाम है आपके चैप्टर के अंदर, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर आपको सुपरविजन भी करना होगा, लोगों से कम्युनिकेट भी करना होगा, लोगों की लीडरशिप भी करनी होगी, क्योंकि बिना लीडर के कोई भी काम करके रेडी नहीं है। फिर इसी तरह से हमें लोगों से काम करवाना है तो उनको मोटिवेट भी करना होगा। तो अगर आप आगे जब स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करने को मिलेगा कि सुपरविजन का अलग से एक चैप्टर है ना, कम्युनिकेशन का अलग से चैप्टर है, लीडरशिप का अलग से चैप्टर है, इसी तरह से मोटिवेशन का भी आपको अलग से चैप्टर मिलने वाला है। मतलब डायरेक्टिंग के चैप्टर में से आगे आपको 4 चैप्टर और स्टडी करने को मिलेंगे। चैप्टर बहुत इजी है,
तो आप पूरा सीक्वेंस में स्टडी करके चलना, प्लानिंग का चैप्टर स्टडी करना, देन दिस वन एंड द लास्ट वन। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या है, हम लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर क्या हुआ था, हमने सिर्फ लोगों को रिक्रूट किया है नौकरी के लिए, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं अपने आप। तो काम करने के लिए हमें उनको यहाँ पर गाइडेंस देनी है, उनका सुपरविजन करना है, उनके सिर पे खड़े होकर देखना है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बार बार उनकी चेकिंग करनी पड़ती है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उनको अपने आइडियाज बताने पड़ते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। लोगों को लीडर बन के गाइड करना पड़ता है, दैट इज लीडरशिप। इसी तरह से हमें उनको काम करवाने के लिए मोटिवेट भी करना पड़ता है कि भाई देख, यहाँ पर काम नहीं करेगा तो घर पे खाना कैसे खाएगा, पेट कैसे पालेगा, ऐसा ऐसा करके कुछ भी मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट करने के काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे मेथड हैं जो आपको मोटिवेशन के चैप्टर में स्टडी करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उनको डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन दे दी, काम स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग करनी है। जो हमने डिसाइड किया था क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये अब हम चेक करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। जैसे पेरेंट्स हमको कोई काम देते हैं, चेक करते हैं ना कि भाई जो तेरे को काम तो कहा था वैसे काम हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कंट्रोल, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमें काम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, वो हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो फिक्स था हमारा टारगेट, दोनों का कंपैरिजन कराया जाता है। मतलब जो हमने डिसाइड किया था और जो अब हो चुका है उसको हम कंपैरिजन करा के देखते हैं कि कहां पर गड़बड़ आ रही है, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। क्यों, ताकि वो गलती, वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड तो ये किया था कि भाई 2000 गाड़ियां बनाने वाला हूं, अब लास्ट में आके पता चला कि गाड़ियां बनी है 1900, कितनी, 1900। तो हम ये पता लगाएंगे कि 100 गाड़ियां कम क्यों बनी है। तो कंट्रोलिंग के अंदर पूरा का पूरा चेकिंग किया जाता है बहुत अच्छे से, है ना। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, कंपैरिजन किया जाता है कि फिक्स क्या किया था, रिजल्ट एक्चुअल में क्या आया, कंपैरिजन करके देखो डेविएशन कितना आया, 100 गाड़ियों का डेविएशन आया, 100 का फर्क आ रहा है, तो 100 का फर्क, 100 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस नेक्स्ट टाइम ना आ जाए उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अलग अलग इनके चैप्टर स्टडी करने को मिलेंगे, चैप्टर बहुत इजी हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस में रेडी करना, सीक्वेंस में स्टडी करना आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो प्लानिंग की भी अलग से प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग की भी है, स्टाफिंग की भी है, डायरेक्टिंग की भी कहीं ना कहीं प्रोसेस है, कंट्रोलिंग के भी आपको 5 स्टेप स्टडी करने को मिलेंगे। यस, चैप्टर बहुत इजी है। तो मिलता हूं मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी और इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।